अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन अपने YouTube चैनल के साथ। मेरे साथ अमीन अनवर मौजूद है। इस वक्त जियो न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है। इसके अलावा शौकत कुरैशी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, न्यूज़ 1 से इनका ताल्लुक़ है। इनसे आज जो सिंध हाई कोर्ट में बड़ी अहम खबरें हैं, एक तो PTI के सैफुल्लाह अब्ड़ो को बड़ा रिलीफ मिला है सिंध हाई कोर्ट से, और इसके अलावा जो MQM के रहनुमा रऊफ़ सदीकी हैं, उन्होंने एक तो शायराना गुफ्तगू भी की है और उनके इलेक्शन में हिस्सा लेने के जो दरवाजे हैं वो बंद हो गए हैं। उनके क्या अदालत में दलाइल थे और उन्होंने क्या क्या बातें की, कच्ची जमात और पक्की जमात, KG1 KG2 और इसके अलावा मैट्रिक में फेल, इलेक्शन बाहर में जाने के हवाले से भी उन्होंने बात की। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले शौकत कुरैशी साहब, मैं आपको अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। ये बताइएगा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे, उनको नाअहल करार दिया था सैफुल्लाह अब्ड़ो को। अब सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच, जिनमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की सरबराही में जो बेंच कायम था, उनमें अब क्या ग्राउंड्स की वजह से उनको जो है उनको अहल करार दिया गया है और उनके जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हुई है और तवील तरीन दलाइल हुए, तकरीबन 2 घंटे के करीब। तो क्या आर्गूमेंट्स थे और क्या एतराज़ात थे? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो टेक्नोक्रेट्स की सीट है उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक तो 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए और दूसरा नेशनल अचीवमेंट्स, कि आपने अपनी टेक्निकल फील्ड के अंदर क्या हासिलात आपने किए हैं जिसकी वजह से आपको एक टेक्नोक्रेट की सीट पर मुंतखब किया जाए। तीसरा है इंटरनेशनल उसकी हासिलात वो क्या रही हैं। तो उसको 2 पटिशनर्स थे जिन्होंने चैलेंज किया था कि जो सैफुल्लाह अब्ड़ो हैं उसकी कोई इंटरनेशनल या नेशनल हासिलात नहीं है, जिसकी वजह से वो टेक्नोक्रेट की सीट के लिए अहल नहीं है। तो उस पर आज पहले भी ट्रिब्यूनल में उसकी मुस्तरद हो गई थी और उसके बाद फिर आज जो यहाँ पे CP उन्होंने फ़ाइल की थी कल, उस पर समाअत हुई है। तो जो उसके वकील थे मखदूम अली खान, उन्होंने एक पूरी डिटेल बताया कि उसकी एक कंपनी थी कंस्ट्रक्शन की और वो सिविल इंजीनियर हैं। उसमें उन्होंने बहुत सारी जो है ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं जो उनकी हासिलात में आते हैं। इंटरनेशनल भी उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती रही हैं, ख़ासतौर पर सिविल इंजीनियरिंग के शोबे के साथ मुंसलिक हैं, वहाँ वो अटेंड करते रहे, वहाँ जाते रहे, वहाँ पेपर पढ़ते रहे, ये बताया। जो पाकिस्तान के अंदर नेशनली जो उनकी अचीवमेंट्स थी, उन्होंने 3 मेट्रो बस का जिक्र किया। एक मुल्तान मेट्रो बस, रावलपिंडी मेट्रो बस और इस्लामाबाद मेट्रो बस। ये 3 प्रोजेक्ट थे जो सैफुल्लाह अब्ड़ो की कंपनी ने बनाए थे और ये उसकी अचीवमेंट थी। उसके अलावा नवाबशाह में उन्होंने एक फ़्लाईओवर बनाया, हैदराबाद में 2-3 फ़्लाईओवर बनाए और उसके बाद लाड़काना में कोई 1-2 प्रोजेक्ट थे वो उन्होंने किए। ये उनकी अचीवमेंट्स जो हैं, हासिलात जो हैं, वो उन्होंने शो की। लेकिन जो दूसरे मुखालिफ वकील थे सैफुल्लाह अब्ड़ो के, उन्होंने कहा कि सैफुल्लाह अब्ड़ो सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन जो उसकी एक हासिलात होनी चाहिए टेक्निकल फील्ड के अंदर वो उनकी नहीं है। उन्होंने कई ऐसे पुल ब्रिजेस का, फ्लाईओवर का जिक्र किया जिस पे उन्होंने कहा कि जी इसने एज ए इंजीनियर उन प्रोजेक्ट को बनाया है, लेकिन वो प्रोजेक्ट सारे जो है नाकारा हो चुके हैं। उनके खिलाफ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए कि कोचड़ी साइट के करीब एक फ़्लाईओवर बनाया गया था और कोचड़ी साइट ने उस पर एतराज़ ये किया था कि इस कंपनी ने जो इस फ़्लाईओवर को डिज़ाइन किया था उसमें काफ़ी नकाइस थे, जिसकी वजह से वो अब काबिल इस्तेमाल नहीं है। इसी तरह एक और फ़्लाईओवर का बताया, उनका भी ये बताया कि जी वो फ़्लाईओवर जो है वो गिर चुका है, वक्त से पहले गिर चुका है। तो ये इनके हासिलात हैं जिस पर उन्होंने पॉइंट आउट किया। जो उन्होंने कहा कि जो हासिलात बताई जा रही हैं, ये इसकी सारी हासिलात नाकारा हैं। पेपर में तो बनी हुई हैं लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं है उसके हासिलात। एक तो ये था। दूसरा उन्होंने ये कहा कि मुल्तान मेट्रो बस सर्विस का जो प्रोजेक्ट था उसमें नेब ने एक रेफरेंस दायर किया हुआ है जिसमें कहा गया है कि कई मिलियंस का नुकसान पहुंचाया है सरकारी ख़जाने को। वो केस उनके ऊपर चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके गिरफ़्तारी वारंट भी जारी किए गए थे, लेकिन वो वहाँ पेश हो गया तो गिरफ़्तारी वारंट उसके ख़त्म हो गए, जिसकी वजह से वो अहल नहीं बनता कि ऐसे शख्स को टेक्नोक्रेट की सीट पर भेजा जाए और वो जाकर सेनेट के एक ऐसे इंपॉर्टेंट हाउस पर बैठे जहाँ कानून साजी होती है। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि इसके ख़िलाफ़ और भी केसेस हैं नेब के, जो इंक्वायरीज़ अभी चल रही हैं, तो इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है जिसकी बुनियाद पर इसके फार्म मुस्तरद किए जाएँ। एक और पॉइंट, हसीब जमाली जो वकील थे सैफुल्लाह अब्ड़ो के मुखालिफ, जो शाहिद रन थे जिन्होंने पटिशन दायर की, उन्होंने उसके नॉमिनेशन पेपर दिखाए कि जी इसने एक ऐसा फ़ॉरेन ट्रिप शो किया है जो कतर के किया है, उसमें कहा है कि उन्होंने 1.5 लाख का ख़र्चा किया है।
और ये सिर्फ उन्होंने ये बताया कि उन्होंने फॉरेन ट्रिप जो है सिर्फ कतर का किया है 2020 के अंदर, लेकिन बाद में जाकर जो उन्होंने फिगर आगे दिए हैं इंटरनेशनल ट्रिप्स के जो अखराजात दिए हैं उसमें उन्होंने 40 लाख दिए हैं। वो कह रहा था कि नॉमिनेशन पेपर में इसने ये गलत बयानी भी की है, लेकिन अदालत ने कहा कि जी हम इस पूरे केस को इस वक्त तो नहीं सुन सकते और तमाम जो आपके एलिगेशंस हैं, तमाम जो आपके एतराज़ात हैं, इसको सुनने के लिए बड़ा वक्त चाहिए। लेकिन ये इलेक्शन सर पे आ गए हैं तो हम सिर्फ इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको देख कर ही फैसला कर सकते हैं। तो उस बुनियाद इलेक्शन पर कमीशन के जो अब्दुल्ला हंजरा साहब हैं उनकी तरफ से क्या मौक़िफ़ था इसमें? क्या वो तायद कर रहे थे या इनकी मुखालफत कर रहे थे? देखें, उन्होंने सिर्फ ये बताया अदालत को कि जी हमारे पास जो क्राइटेरिया है टेक्नोक्रेट की सीट के लिए, वो क्राइटेरिया ये है कि 16 साल तालीम होनी चाहिए, उसके बाद जो हासिलात हैं उसकी होनी चाहिए। तो हमारे पास तो उनकी लिस्ट ये आ गई है, बाकी अदालत इसको देख के फैसला करे कि वो क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। लेकिन हमारे पास जो वो इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि हमारे पास जो इनके डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो डॉक्यूमेंट्स सही हैं, हमने तस्दीक भी करवाए हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिन से पीटीआई में ख़ासतौर पर जब से इनको टेक्नोक्रेट की निशस्त के उनको कागजात टिकट जारी किया गया था तो उसमें काफ़ी तनाव देखने में आया था। तो अब कुछ इतलात ये भी हैं कि जो उनके मुखालिफ वकील थे सैफुल्लाह भुट्टो के, उनको पीटीआई के जो एक आला एक ओहदे पर या एक अहम रहनुमा है उन्होंने फ़ीस अदा की, यानी कि पीटीआई के ही उम्मीदवार के खिलाफ पीटीआई के उम्मीदवार ने पसपर्दा जो है वो पैसे अदा करने के बाद वो किया है। तो ये क्या सूरत हाल है? कुछ देखिए, ये लेग पुलिंग तो हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर होती है और तीनों जो सियासी जमातें हैं जिसमें पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है और मुस्लिम लीग नून है, इन तीनों में ये लेग पुलिंग होती रहती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स आना चाहता है सेनेट के टेक्नोक्रेट सीट हो या जनरल सीट पर, तो दूसरा जो सेकंड उम्मीदवार है वो कहेगा कि यार इसको ये अगर हट जाता है तो मैं इसकी जगह पे आ जाऊँगा। तो इसी तरह सैफुल्लाह भुट्टो वाली सीट पे भी तहरीक इंसाफ के अंदर एक रिफ्ट था और ये जो शाहिद रिंद यहाँ पे आए थे ये ख़ुद तहरीक इंसाफ के हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के रुकन होने की हैसियत से वो इतने ज़्यादा बड़े अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इतने हाई जो है फ़ी वाले जो वकला है वो नहीं कर सकते थे। इसके पीछे भी जो बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम रुकन जो थे, काफ़ी मालदार आदमी थे, उन्होंने इसको सारी जो है माली सपोर्ट की थी और उसकी वजह ये थी कि सैफुल्लाह भुट्टो निकल जाएंगे तो वो लोग आ जाएंगे। तो बड़ा संगीन सूरत हाल है कि जब एक अहम रहनुमा इस तरह की चीज़ें करते हैं तो फिर उनके जो ऊपर जिन्होंने टिकट जारी किया या जैसे इमरान खान है या नवाज़ शरीफ या जरदारी साहब है, पत्नी कैसे ट्रस्ट कर लेते हैं कि उनकी जमात के अंदर फिर इस तरह के तनाव भी होते हैं। अब मरहला आता है रऊफ़ सिद्दीकी साहब का, बड़े दिलचस्प आदमी हैं, बड़े बड़े केसेस उन्होंने भुगते हुए हैं, बड़े बड़े इल्ज़ामात भी हैं और उसके बाद फिर बड़ा तजर्बा भी उनका, लेकिन उन्होंने जो एक लतीफ़ाना अंदाज़ में जो आर्गूमेंट ख़ुद किए उनके वकील के साथ साथ, तो वो बड़े दिलचस्प थे। मैं अमीन अनवर साहब से जानने की कोशिश करता हूँ कि काफ़ी टाइम लगा, अदालत ने शुरू में ही कह दिया था कि आप जो ये क्राइटेरिया उसमें पूरे नहीं होते रहे तालीमी मेयार के ऊपर, इसलिए अपना है लें, लेकिन उसके बावजूद वो ज़िद करते रहे, अपने दलाइल देते रहे। अमीन अनवर साहब, आपने तवील दलाइल सुने, रऊफ़ सिद्दीकी के दलाइल थे क्या चाहते थे, वो क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, रऊफ़ सिद्दीकी के जो नॉमिनेशन रिजेक्ट हुए हैं उनका ये मसला था कि उनकी जो एजुकेशन है टेक्नोक्रेट के लिए 16 साल नहीं है, उन्होंने सिर्फ बीए किया हुआ है जो पहले 14 साल में हो जाता था। उसके बाद उन्होंने काफ़ी तवील अदालत को कन्विंस करने की कोशिश की कि उन्होंने मिसाल दी कि पहली मिसाल तो ये दी कि पहली कच्ची पहली पक्की को भी अगर काउंट करें तो मेरे 16 साल बनते हैं। तो उस पर अदालत ने बड़ी हैरानगी का इज़हार किया कि पहली कच्ची पहली पक्की को भी काउंट करने लग गए तो फिर तो काम हो गया। उसके बाद उन्होंने एक और मिसाल दी कि अगर मैट्रिक में कोई 4 मरतबा फेल हो जाए और उसके बाद बीए कर ले तो फिर उसके 16 साल पूरे हो जाते हैं। इस किस्म की वो मिसालें दे रहे थे, जिसके बाद ना सिर्फ वकला बल्कि जजेस भी हैरान थे कि ये किस तरह की मिसालें दी जा रही हैं। उन्होंने बार बार उनको समझाने की कोशिश की कि आप जो लॉ है उसको चैलेंज करने का ये प्लेटफॉर्म नहीं है और इस वक्त हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि सिर्फ 2-2 दिन का वक्त होता है, नॉमिनेशन पेपर, उसके बाद स्क्रूटनी और उसके बाद फाइनल लिस्ट। तो अगर आपने उस लॉ को चैलेंज करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक दरख्वास्त दायर करनी पड़ेगी जिस पर तवील बहस होगी और उसके बाद जाके जो नया कानून आया है टेक्नोक्रेट की निश्चित पे कि 16 साल एजुकेशन होना ज़रूरी है तो फिर आप उसको उसमें चैलेंज कर सकते हैं। उस पर उन्होंने कहा रऊफ़ सिद्दीकी साहब ने कि ये जो एलीट क्लास है उसके लिए जो है वो 16 साल का जो तजर्बा है वो बता दिया गया है। अब गरीब के जो बच्चे हैं जिन्होंने लाखों बच्चों ने बीए कर रखा है वो तो सियासत से आउट हो जाएंगे, उनका ये कहना था। उन्होंने कहा कि मेरा केस तो गया भाड़ में, लेकिन जो लाखों बच्चे हैं जिन्होंने बीए किया हुआ है और अगर कल को वो सियासत में आते हैं और सेनेट के इलेक्शन में किसी गरीब को टिकट मिलता है तो फिर उसका क्या होगा। बहरहाल अदालत ने जो है वो उन्हें पूरा मौका दिया कि किस तरह वो अदालत को
जो है वो अपना आर्गूमेंट्स दे सकें, कन्विंस कर सकें। लेकिन अदालत ने कहा कि ये सेट डाउन प्रिंसिपल है और इलेक्शन कमीशन और जो HEC है उन्होंने भी कहा है कि 16 साल एजुकेशन होना ज़रूरी है। रऊफ़ सिद्दीकी ने बाद में अपनी अचीवमेंट्स भी बताई। उन्होंने कहा कि उन्होंने 13 किताबें जो हैं उसके वो तहरीर कर चुके हैं। इसके अलावा उनकी जो 40 साला सियासत के अलावा जो खिदमात हैं वो भी उन्होंने बताई। लेकिन अदालत का ये कहना था कि जो एक क्राइटेरिया है वो उस पर पूरा नहीं उतरते। और आज अदालत ने रऊफ़ सिद्दीकी की जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की दरख्वास्त थी फ़ैसले के ख़िलाफ़ वो मुस्तरद कर दिया है। बड़ा दिलचस्प मामला है। रऊफ़ सिद्दीकी ने ये भी कहा कि वो हर तरह के म्यार पे पूरा उतरते हैं। मसला सिर्फ 2 साल का है। अगर ये 2 साल निकाल दिए जाएँ तो वो सेनेट इंतखाबात के लिए जो है वो अहल हो जाएंगे। लेकिन अदालत ने यही कहा कि अगर ये आपका हम सुन भी लेते हैं तो फिर दीगर और भी कई दरख्वास्तें आ सकती हैं आपके हक़ में अगर फ़ैसला दें। तो जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने सैफुल आबड़ो के या उसके बाद फिर जो रऊफ़ सिद्दीकी हैं उसके हवाले से तकरीबन 2.5 घंटे से ज़ायद ये टाइम ये दलाइल सुने और उन्होंने कहा कि ये दरख्वास्तें जो मेरिट बनता है जिसका जो हमें इख्तियार है उस इख्तियार के मुताबिक ही इसको हल करें। उसके अलावा जो फैसल वावडा के ख़िलाफ़ कादर मंदिर खैल ने जो दरख्वास्त दायर की थी उस पर भी काफ़ी सवालात हैं। उन्होंने 2 बार अदालत से परमिशन लेने की कोशिश की कि फैसल वावडा के ख़िलाफ़ वो दरख्वास्त दायर करना चाहते हैं तो उनको परमिशन दी जाए। अदालत ने कहा चूँकि आपने दरख्वास्त दायर ही नहीं की और इसके अलावा मेन जो थे उसमें एतराज़ात कुनंदा में भी शामिल नहीं थे तो इसलिए उनको भी फ़िलहाल इजाज़त नहीं मिली। अब कल देखते हैं कल अगर कादर मंदिर खैल साहब अगर दरख्वास्त दायर करते हैं तो मज़ीद इसमें फैसल वावडा के ख़िलाफ़ भी पेशरफ्त तो सामने आ सकती है। ये अहम इशूज़ थे। मैं अमीन अनवर का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शौकत कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने 2 अहम खबरों के हवाले से आपको अपडेट किया, मेरा साथ दिया। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।